हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल। अंक भड़का एमडीएच की देगी मिर्च। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक दौरे की जिसने जापान और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की निर्णायक छवि को और मजबूत किया है। एससीओ के मंच पर भारत की निर्णायक दमदार आवाज़। और इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात ने भारत के कूटनीतिक संतुलन को और सशक्त किया है, जो नए वैश्विक समीकरण कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये साफ संकेत दिया है कि भारत अब वैश्विक नीतियों में केवल दर्शक नहीं बल्कि नेतृत्व करता है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा, दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें भी जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है और नए ग्लोबल ऑर्डर की परिभाषा भी गढ़ी है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी भी उन्होंने साझा की। और उसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, चीन की सफल यात्रा का समापन, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विश्व नेताओं से बातचीत की, साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार और जनता का आभार, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग शिखर संगठन में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और बैठक में पीएम ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में
संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में यात्रा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। तियानजिन में हुए एससीओ लीडर्स की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की। साथ में कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराते हुए ये स्पष्ट किया कि इन खतरों का इस्तेमाल किसी भी स्वार्थी उद्देश्य के लिए किया जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी माना कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु देशों और उनकी सक्षम संस्थाओं की भूमिका सबसे अहम है। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से मिलकर लड़े। और साझा बयान की बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन के साझा बयान में भारत की पहलों को मान्यता मिली। तियानजिन एससीओ घोषणा पत्र में भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को समर्थन मिला। एससीओ सदस्य देशों ने नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 को आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के सफल आयोजन का स्वागत किया, जिसमें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिला। सभी देशों ने 21-22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम की बैठक को भी सराहा। इसके अलावा साझा बयान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद में स्थित एससीओ अध्ययन केंद्र के योगदान को भी सराहा गया, जिसने सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। तो भारत की पहल को मान्यता मिली है, अपने आप में ये काफ़ी अहम है।
एससीओ डिक्लेरेशन, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सी राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और पूर्व महानिदेशक हैं ICCR के, और प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से जुड़ी हुई हैं, और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे किन मायनों में खास रहा एससीओ डिक्लेरेशन इस बार का? देखिए, एससीओ डिक्लेरेशन जिस समय संपन्न हुआ है, वैसे समय में ये लग रहा था कि दुनिया यूनिपोलर होती चल जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका को एकमात्र पोल दुनिया को बनाए, और ऐसे में एससीओ शिखर सम्मेलन से जो आवाज़ उठ कर आई है और ख़ास करके जो पूरा नज़ारा दिखा है, जो पूरी जो तस्वीर निकल के आई है, वो निकल के आई है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ही पॉसिबल है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जो है भारत जो है, चीन है, रूस है, उसके अलावा एससीओ के जो 10 सदस्य हैं, वो 10 सदस्य मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए कह सकते हैं कि प्रतिबद्ध है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश एससीओ की तरफ से यही गया है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह गया है कि आतंकवाद के मामले में एससीओ के सभी सदस्यों ने पूरी तरह से प्रतिबद्धता जाहिर की कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बहुत जरूरी है। सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद के लिए जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यह दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है। और तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि भारत ने जो एक G20 के समय वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो नारा दिया था, जो एक तरीके से भारत के उपनिषद में जो विश्व बंधुत्व की कल्पना है, विश्व बंधुत्व पर आधारित था, तो वो जो है एससीओ ने आज उसको एडॉप्ट किया है। तो एक तरीके से कहें कि ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण एससीओ की उपलब्धियां रही हैं, जिसने कि बताया है कि एससीओ एक क्षेत्रीय संगठन है जो पूरे क्षेत्र में सहयोग के लिए और दुनिया की जो भी घटनाएं घट रही है उन घटनाओं में एक सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए तैयार है। और मैं अगर कहूं कि एससीओ की कई पुरानी बैठकें शिखर सम्मेलन हुई है, लेकिन यह शिखर सम्मेलन इस मामले में है कि एससीओ ने एकजुट स्वर से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जो पिछली बार कई जो मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें नहीं हो पाया था। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज एससीओ शिखर सम्मेलन से निकल के आया। सी राजशेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी राजशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की पहलों को समर्थन मिला है, जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दमदार आवाज़ उठाई है, किस तरह से साझेदारी की एक नई मिसाल इस डिक्लेरेशन में दिखाई देती है, नई परिभाषा ये गढ़ता हुआ दिखाई देता है? नमस्कार। सबसे पहले हमारी सफलता इसमें है कि आतंकवाद के प्रति जो हमारा भारत का स्टैंड रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में जो व्यक्त किया है, वो जॉइंट कम्युनिके में स्वीकृत किया गया है, उसको मान्यता मिली है। ये बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान भी है और पिछली बार जब रक्षा मंत्रियों की जो सम्मेलन हुआ था उसमें तकलीफ हुई थी, मगर इस बार ये तो भारत की सफलता है, तो भारत के जो स्टैंड को माना गया है। और जो बाकी जो मुद्दे हैं उसमें कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है और जो एक्सपेंशन डेवलपमेंट है उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। मगर एक बात थी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें भारत अपने सपोर्ट को हेल्ड बैक, तो उसको दी नहीं है सपोर्ट, भारत की समर्थता नहीं की है। तो ये छोड़ के बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषण बहुत अच्छा रहा है कि जो SCO जो बोलते हैं हम अंग्रेजी में, शंघाई कोऑपरेशन समिट SCO, उनसे ये 3 अक्षर से प्रधानमंत्री जी ने 3 पिलर निकाला है। S जो सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, जो चाबी जैसा है, की है प्रगति और सुस्थिरता के लिए। और आतंकवाद के लिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं देना है, तो यस है ये। दूसरी बात है सी कनेक्टिविटी के लिए है, ये कनेक्टिविटी से जुड़े रहने के इंफ्रास्ट्रक्चरली, तो इससे डेवलपमेंट और ट्रस्ट जो आपस में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इस सिलसिले में एक सिविलाइजेशनल डायलॉग भी प्रतिपादन किया है प्रधानमंत्री जी ने, ताकि हमारे आपस में ये 10 और ऑब्जर्वर देशों में कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़े।
और तीसरी बात है अपॉर्चुनिटी, जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन है, यूथ एम्पावरमेंट है, इनमें अपॉर्चुनिटी एससीओ ये बहुत अच्छा रहा, इसके प्रति बहुत बिल्कुल, समर्थन इसीलिए इस बार इसे काफ़ी खास भी बताया जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई थी। प्रोफेसर अंशु, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब केवल सुनता नहीं है बल्कि निर्णय लेता है, और भारत की जो राय है, भारत का जो विजन है, वो एक निर्णायक विजन है ग्लोबल परिदृश्य में। रमा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आपने इस चर्चा से जोड़ा है। यदि हम इस बार के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस शिखर सम्मेलन को देखें तो मैं कहूंगी कि भारत की चमक और भारत की धमक हमको दिखाई पड़ी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा इन मायनों में है कि जिस उथल पुथल के माहौल में अभी हम हैं, ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ का प्रहार भारत पर किया है, ग्लोबल साउथ के और देशों पर किया है, तो ऐसे में एससीओ की यात्रा वाया जापान हमारे प्रधानमंत्री ने की। पहले जापान रुके, जापान में द्विपक्षीय वार्ता हुई और जापान ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अगले 10 वर्षों में फेज्ड वाइज मैनर में भारत में करने का निर्णय लिया है। और वहीं दूसरी ओर जापान ने यह भी जता दिया है कि भारत के साथ उसके किस तरह के संबंध हैं। वहां के जो मेन ट्रेड एडवाइजर थे, जो ट्रेड डील करने के लिए यूएस जाने वाले थे, उन्होंने मोदी जी की यात्रा पर अपनी इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। तो जापान ने भी बहुत स्पष्ट कूटनीतिक संदेश पूरे विश्व को दिया। हालांकि वो क्वाड का मेंबर है, भारत भी क्वाड का मेंबर है। अब यहां से माननीय प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर आए, तो चीन की धरती पर, जापान की धरती से एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी हम वापस लेकर के आए, इसका संदेश देकर के आए थे। और इसी संदेश को जब कल बायलैटरल टॉक शी के साथ हुई तो शी ने इसी संदेश को रेजोनेट किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के ही स्वरों को लगभग उसमें जोड़ते हुए कहा कि यदि हमें एशियन स्टेबिलिटी का युग या एशियन सेंचुरी का समय लाना है तो एलिफेंट और ड्रैगन को एक साथ फिर से आना पड़ेगा। और उन्होंने भारत के साथ किस तरह से लंबे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं चीन के, इस पर भी बल दिया। तो ये देखना सुखद रहा कि कम से कम जो विगत गलवान 2020 के बाद रिश्ते थोड़े खट्टे हुए थे, वो संवाद की ओर बढ़ गए हैं। और आज उसका असर हमको सुबह से एससीओ के शिखर सम्मेलन में और फिर जो पुतिन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बीच बायलैटरल टॉक हुई उसमें दिखाई पड़ा। आज जब सुबह बातचीत हुई तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही उत्कृष्टता के साथ सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये एससीओ का एक अलग से उन्होंने एब्रीविएटेड पूरा एक्सपेंशन बताते हुए सिक्योरिटी के स्तंभ के तहत उन्होंने 9 बार आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके ये बताया कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर भारत टॉलरेट नहीं करेगा। आतंकवाद और उग्रवाद के लिए पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये उन्होंने जब सारी बातें कही तब पाकिस्तान वहां पर प्रेजेंट था, शहबाज शरीफ की वहां प्रेजेंस थी। और हम सुबह से लगातार देख रहे थे कि किस तरह से मोदी जी को पुतिन और शी के साथ जिस तरह से हमारे सामने तस्वीरें आ रही थी, बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक संदेश जा रहा था पूरे विश्व को, पूरी दुनिया की निगाहें थी। वहीं शरीफ कैसे कोने में अलग थलग खड़े थे, ये भी एक संदेश आज पूरे विश्व को गया है। शी ने शहबाज शरीफ के जो ग्रीट करने के लिए वो आगे बढ़े, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश है। बहरहाल सिक्योरिटी में आतंकवाद की बात की मोदी जी ने, फिर कनेक्टिविटी बात की कि जिस प्रकार के देश एससीओ में जुड़े हुए हैं, यूरेशिया के प्रमुख देश हैं, हमें आपस में कनेक्टिविटी को, सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और जब अपॉर्चुनिटी की बात की तो अपने मूल मंत्र यानी कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की उन्होंने बात की। निवेशकों को भारत आने का न्योता दिया और उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढने की बात करते हुए कहा कि न सिर्फ इन तमाम जो ये स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं, इसके अलावा इन सभी एससीओ के सदस्य देशों के बीच साहित्य, संस्कृति, परंपराएं साझा हो सके, इसको भी लेकर के एक फोरम का निर्माण होना चाहिए। और इसको बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सभी जो सदस्य देश थे उन्होंने इसका समर्थन किया। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो आया उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए रमा जी। एक तो आतंकवाद की भर्त्सना की गई, पहलगाम अटैक की भर्त्सना की गई, जो पिछली बार अभी जब जून में बैठक हुई थी तब नहीं हो पाई थी। दूसरा, ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात मोदी जी लगातार करते चले आ रहे हैं, इस पर एक सहमति एससीओ के मंच से बनी है कि यूनाइटेड नेशंस के जो ये तमाम प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग यूएनएससी, उनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमको देखने को मिला। और पुतिन और मोदी जी की चर्चा के तो क्या ही कहने, दैट वाज लाइक अ फेदर इन द कैप। अपनी कार में बैठाकर पुतिन मोदी जी को अपने होटल तक ले गए। तो एक अनौपचारिक चर्चा पहले हुई और उसके बाद औपचारिक चर्चा हुई। और इस औपचारिक चर्चा में जैसा कि हम लोग कयास लगा रहे थे, स्ट्रेटेजिक पिलर्स को, रक्षा सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और यूक्रेन रशिया युद्ध को अंत करने को लेकर के भी बातचीत हुई। बड़ी सार्थक यात्रा और एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश पूरे विश्व को जाता हुआ। और देखिए, अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से इस तरह के ट्वीट्स आए कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, डिफाइनिंग रिलेशंस है।
तो संदेश तो चला गया है और बहुत अच्छे स्तर पर और बहुत अच्छे से गया है। बिल्कुल, बड़ा सशक्त संदेश। और एक और संदेश की भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जब कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री ने बात कही तो उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रों की संप्रभुता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसे किस तरह से समझाना चाहेंगे? रमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब हम कनेक्टिविटी की ओर देखते हैं, हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और तमाम ये एशिया के देश कैसे सेंट्रल एशिया तक जाकर के जुड़ सकते हैं, इसको लेकर के अलग अलग गलियारों का, अलग अलग टनल्स का निर्माण लगातार जारी है। और भारत और रशिया के बीच भी मैं बताऊं कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का जो एक एंशिएंट मैरीटाइम रूट है, उसको भी रिवाइव करने के लिए दोनों देश प्रयास करें। ये वाया कोरिया, चाइना होते हुए बनाया जा सकता है। तो मोदी जी का ये कहना है कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है और संप्रभुता है उसका सम्मान करते हुए चले। तो कहीं ना कहीं ये चीन को संदेश है कि सभी की जो अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं और जो सोवरेनिटी है उसका सम्मान करते हुए हम इस प्रकार का जो निर्माण है उसकी दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि यदि यहाँ संप्रभुता के साथ कोई समझौता होगा या किसी की भी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसका हम सम्मान नहीं करेंगे तो विवाद की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, तमाम संकेत हैं, तमाम संदेश हैं, सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी राजशेखर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश दिया है, उसे सुना भी गया है, और जिस तरह से जो भारत की पहले हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, वो भी एससीओ समिट में आप देखें तो उसमें दिखाई देती हैं कि दर्ज हुई हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक है और काफ़ी अलग है पहले से। भारत किस तरह से, जिस तरह से उथल पुथल भरा एक ग्लोबल परिदृश्य है, उसमें एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरता हुआ इससे दिखाई देता है। जी, तो पहली बात है तो 2020 के बाद चीन के साथ हमारे रिश्ता, भारत के रिश्ता थोड़ा बिगड़ गए थे। तो इसलिए 7 साल के बाद जब प्रधानमंत्री जी चीन गए थे, थोड़ा सा झिझक संकोच था तो कैसा रहेगा। और पिछले जून में जो रक्षा मंत्रियों के जो सम्मेलन में आतंकवाद के प्रति जो हुआ था, जो स्टेटमेंट, इस बैकग्राउंड से थोड़ा संकोच था, क्वेश्चन रहा था कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमने अच्छा व्यूह बनाया है, रचा है कि जापान जो मित्र देश है, टोक्यो होते हुए प्रधानमंत्री जी तियानजिन पधारे थे। तो टोक्यो में बहुत बड़ा समर्थपूर्ण पूर्वक दौरा रहा था और सफल रहा था। और जो अमेरिका से ट्रंप प्रेसिडेंसी से जो टैरिफ्स की हमला सब देशों पे हुआ था, भारत ही नहीं सब देशों पे हुआ था। इसलिए जो जापान से समर्थन मिला है, जापान, क्योंकि जापान अमेरिका का एलाय है, बहुत ही क्लोज निकट रिश्ते रखता है जापान। तो इसलिए जापान से जो संदेश निकला था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो एससीओ समिट में एक ये आतंकवाद के प्रति क्या निकलेगा जॉइंट कम्युनिके में, ये था जो प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया था कि आतंकवाद के प्रति कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी सबके लिए बिगड़ेगा। तो ये उसी रूप में जॉइंट कम्युनिके में स्वीकृत किया गया है। और बाकी तो कनेक्टिविटी जो हो और एससीओ को डेवलपमेंट हो, उसमें कोई कई बातें हैं जो काफ़ी इसमें अहम रही हैं और अपने आप में कई तस्वीरें भी हैं जो दुनिया भर में आज वायरल हो रही हैं। उसके बारे में हम बता दें और उसका महत्व भी हम अपने ख़ास मेहमानों से समझना चाहेंगे।
चीन के तियानजिन में आज एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंच पर एक साथ नजर आए और इस दौरान इन तीनों देश के नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तीनों नेता आपस में बात करते देखे जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि तीन देशों की ये डिप्लोमेसी लंबे वक्त तक सुर्खियों में बनी रहेगी। ये तस्वीर ऐसी है जो एशिया की महाशक्तियों के तालमेल की नई परिभाषा तय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ये तीनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं और जो ये केमिस्ट्री दिखाई दे रही है आपस में, ये संबंधों की नई परिभाषा गढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो आत्मीयता दिखाई दे रही है, जो करीबी दिखाई दे रही है और जिस तरह से विभिन्न मुद्दों पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो दिखाई दे रहा है तीनों नेताओं के बीच में। तो ये तस्वीरें इसी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान आज खींच रही हैं। न केवल ध्यान खींच रही हैं बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रही हैं और यही बड़ा संदेश अपने आप में दिखाता है भारत की अहमियत, भारत किस तरह से एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर सामने आया है, एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में भारत की बात सुनी जाती है और जिस तरह से ये तीनों नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो इनकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है वो अपने आप में काफ़ी कुछ बताती है। त्रिशक्ति का नाम इस तस्वीर को दिया जा रहा है और ये त्रिशक्ति अपने आप में नए ग्लोबल ऑर्डर को भी दिखाती है और इस पर भी चर्चा और मंथन जो है वो शुरू हो चुका है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो दिखाई दी एससीओ समिट से पहले। प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मंच पर एक साथ नजर आए और इन तीनों नेताओं के बीच में जो बॉन्डिंग देखने को मिली, जो केमिस्ट्री देखने को मिली, जो आत्मीयता देखने को मिली, जो आपस में आत्मविश्वास देखने को मिला बातचीत के दौरान, वो अपने आप पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। और ये जो है ये डिप्लोमेसी अपने आप में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का भी संकेत दे रही है और ये दिखाता है कि लंबे समय तक ये सुर्खियों में भी बनी रहेगी, जो एशिया की महाशक्तियों की तालमेल की नई परिभाषा तय करेगी। तीनों नेता एक साथ आपस में दिखाई दिए एससीओ समिट से पहले और बेहद आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए और जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये तस्वीर पूरी दुनिया का ध्यान आज आकर्षित कर रही है और वैश्विक व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी कई तरह के जो अनुमान हैं इस तस्वीर से लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी अहम हैं और ये पावरफुल पिक्चर्स कही जा सकती है जो इस तरह के सम्मेलन में नई तरह की जो परिभाषा है उसको दिखाते हुए और उस पर अनुमान भी उसमें लगाए जाते हैं, उस पर कई तरह की जो नई चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो तस्वीर देखी, पावर पिक्चर, इस पर पूरी दुनिया की नज़र और तमाम तरह की जो स्पेकुलेशन और सभी तरह की जो बातचीत है इस पर हो रही है, आप इसे किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे और जिस तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं किस तरह से इसे भी आप बताना चाहेंगी? देखिए, एक टेक्टोनिक शिफ्ट तो हम कह ही सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें लगातार आज सुबह हमने देखी, एक भारतीय होने पर बहुत गर्व की अनुभूति वैसे भी होती है, लेकिन आज बहुत गौरव की, बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही थी क्योंकि हम जिस एजेंडे को लेकर के एससीओ के मंच पर गए थे, हमारा कोई एजेंडा किसी देश का विरोध करना या किसी को बुली करना या किसी से कोई बदला निकालना कभी है ही नहीं। रमा जी, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर, पंचशील के सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति बनी हुई है और हमारी विदेश नीति एक नदी की तरह है, प्रवाहवान है, गतिशील है। रास्ते में जब कोई रोड़े आते हैं, रास्ता बंद हो जाता है तो फिर दूसरा मार्ग हमारी विदेश नीति खोजती है। यही नदी का एक नया प्रवाह है जो एससीओ के इस मंच पर देखने को मिला। सुबह जो ये त्रिशक्तियों का संगम दिखा, देखना बहुत रोचक था और वहां पीछे कहीं मुझे शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे थे, सभी को दिखाई दे रहे थे और इसके माध्यम से एक बड़ा कूटनीतिक संदेश पूरी दुनिया को गया कि जब राष्ट्रीय हितों की बात होती है और जब वैश्विक भलाई की बात होती है तो कई बार कड़वाहट भूल के
चीजों को नए सिरे से एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। और यहाँ जब हम चीन और भारत की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि चीन के साथ अभी तक किस प्रकार के रिश्ते रहे, तो देखिए कूटनीति में, वैश्विक राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट है तो हमारे राष्ट्रीय हित है, उनको ध्यान में रखते हुए हम फैसले लेते चल रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ पुतिन खड़े हैं। रशिया के साथ भारत का कैसा संबंध है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जिसको कहते हैं गाढ़े का संबंध, बुरी से बुरी परिस्थिति में रशिया हमारे साथ खड़ा है, वाइस वर्सा। तो पुतिन आज जिस तरह से मोदी जी के साथ व्यवहार कर रहे थे उसमें वो विश्वास झलक रहा था, वो प्रेम झलक रहा था। हमने ट्रंप की धमकियों पर कि आप रशिया के साथ ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, हमने टैरिफ लगवाना स्वीकार किया, पर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ और रशिया के साथ संबंधों पर हमने समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ा संदेश है जो हमने दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो आज निश्चित तौर पर ये जो हमको देखने को मिला ये बड़ा सुखद था। और बाकी के भी जो यूरेशिया के देश हैं वो हमारे साथ जुड़े, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात हो, ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम स्वीकारने की बात हो, चाहे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स को लेकर के और कल्चरल कनेक्ट्स को लेकर के फोरम शुरू करने की बात हो, स्टार्टअप्स को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के एक फोरम शुरू करने की बात हो, बिल्कुल एक जेनेरिक सहमति वहां विदाउट एनी डिसेंट बनी। और बहुत आज गौरव की अनुभूति हुई कि एक बहुत सफलता के साथ हमारे प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। और वहीं आज अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से ये सोशल मीडिया पोस्ट देखना भी बड़ा रोचक लगा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत डिफाइनिंग रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, पुराने रिश्ते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो ये जो संदर्भ है ये समझ में आता है कि आज जब एससीओ के मंच पर भारत का डंका बजा, भारत की चमक दिखाई दी, तो अब कहीं ना कहीं वो अमेरिका को भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल, भारत की जो बढ़ती अहमियत है वो भी साफ तौर पर इस पर दिखाई देती है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मंजू सेठ जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ से खींच रही हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं इन तस्वीरों पर ही आपकी लेना चाहूँगी, किस तरह से जो नए वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर का हम बात कर रहे हैं और ये जो नए शक्ति संतुलन को दिखा रहा है, ये कितना ज़रूरी भी है? बहुत ज़रूरी भी है और इसको हम नया शक्ति संतुलन ही कहेंगे। एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन रेडिकल ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन हाँ एक नया बैलेंस बन रहा है, एक नया संतुलन बन रहा है। और हम देखेंगे कि आगे जाके ये सब देश जो हैं, और आपने जैसे इन्होंने कहा प्रोफेसर ने कि इमीडिएटली द यूएस एम्बेसी ने एक वो डाल दिया बाहर एक, और मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बहुत पुराने रिश्ते हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे पुराने रिश्ते, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? और साथ में उनके जो आइकॉस स्टेटमेंट आज दे दिया उन्होंने, पुरानी अजीब सा, आई नेवर हर्ड सच अब्सर्ड लैंग्वेज, वो जो यूज की उन्होंने कि गेटिंग इन बेड विद रशिया एंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग एंड इंडियाज some Brahmins are profiting। ये किस टाइप का अनडिप्लोमेटिक अनफनी लैंग्वेज यूज किया गया है? कभी सुना नहीं किसी भी दो देशों के बीच में इस किस्म की भाषा का प्रयोग। तो ये बहुत ही सैड है। और आई थिंक उनको भी समझ आ रहा है कि जो तीन ये बड़े जो शक्तियां हैं, जो इसमें हमने फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली दिख गया है, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री जी का जो ये एक बहुत एक सिंबॉलिक और एक बहुत पावरफुल एक इसका सिग्नल और या मैसेजिंग हुआ है कि ये तीन देश बहुत साथ में काम करने को राजी हो गए हैं। और ये इनकी उम्मीद नहीं थी, वो तो चाह रहे थे कि ये डिवीजन हो इन सब देशों में, और यूएस चाह रहा था कि इनको डिवाइड करके मैं सबके ऊपर हावी हूँ, रूल करूँ। उसका आई थिंक ऑपोजिट रिएक्शन हो गया है। और आई थिंक एक ये प्रेसिडेंट ट्रंप को अब समझ आ रहा होगा कि वो क्या चाह रहे थे और क्या हो गया। उन्होंने सोचा कि जैसे हम चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बदला हुआ परिवेश है, बदला हुआ एक माहौल है, एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी नई वाली जो है उसको उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और ये नहीं वो सोच सकते कि हम डिक्टेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, उठना बैठना एवरीथिंग। सो दैट एक ये मैसेज इससे बहुत एक पावरफुल मैसेज गया है कि आप यस यू आर इम्पोर्टेंट, एक आप सबसे बड़े महाशक्ति हैं पूरे वर्ल्ड की, हम इसमें कोई सब रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह भी बिहेव करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। एक तरफा जो एक थ्रेट है और जो एक टैरिफ वॉर उन्होंने अनलीश कर दी है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लग रहा है ये ना अमेरिका के हित में है, ना वर्ल्ड के हित में है। तो आई थिंक अब ये जो एससीओ समिट हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ गए हैं, सब चीज़ों हमारी जो सब
कंसर्न्स थे वहाँ एड्रेस किए गए और सब डिक्लेरेशन में इंक्लूड किए गए। कि बहुत एक पावरफुल स्टेटमेंट है कि हमारी जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो हमारे पास कंसर्न थे, क्योंकि हम जब राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे अभी लास्ट SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हाल ही में, तो वहाँ पे हमने नहीं एग्री किया था इस उनके जॉइंट स्टेटमेंट को, क्योंकि वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार ही हमने देखा है बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हमारे कंसर्न्स हैं, इनमें इंक्लूड किया जाए, स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए। और इस दफ़ा पाकिस्तान का वहाँ होना उसके बावजूद होने के बावजूद और चीन और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते देखते हुए तब भी उनके जो कंसर्न्स थे, उनको कंसर्न्स क्या उनकी जो हमें तो पता ही उनका क्या एटीट्यूड है, इंडिया के कंसर्न्स को ऑन बोर्ड लेके उनको इंक्लूड किया गया हर एक स्टेटमेंट को कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सबको कंडेम किया गया। आई थिंक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात इंक्लूडेड है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और मुझे लग रहा है कि साथ में एक इसका ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, जो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो अपनी नज़दीकियाँ दिखाई उन्होंने बढ़ाते हुए, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है चीन को खला होगा और एक ये भी फैक्टर हो सकता है। और साथ में कनेक्टिविटी की बात के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि सॉवरेनिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। सो आई थिंक ये सब हमारी जो बातें थी क्लियरली रखी गई हैं, हमारी व्यू पॉइंट बहुत क्लियरली रखी गई है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। इट मे नॉट बी द टॉप इकोनॉमी बट उसकी जो आवाज़ है उसका कुछ महत्व है, उसका स्टेटस का कुछ महत्व है। बिल्कुल। अंशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से मंजू जी ने बताया कि न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी और उसमें भारत की भूमिका और आतंकवाद के मुद्दे पर भी जो अभी तक SCO में नहीं हो पाया था, पहलगाम को शामिल करना, आतंकवाद के ऊपर SCO में डिक्लेरेशन में कड़ा वक्तव्य आना, जबकि पाकिस्तान के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें जिस तरह से जो उनकी भावनाएं रहती हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। एक बड़ा झटका पाकिस्तान को भी और आतंकवाद को भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर आज जिस दमखम के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब सुरक्षा नामक स्तंभ की बात की और उसमें जो उन्होंने ओवरऑल आतंकवाद की भर्त्सना की और उसमें पाकिस्तान पर भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी भी भर्त्सना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की, तो ये करके भारत ने ये दिखाया है कि कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में अगर आतंकवादी हमला होता है या आतंकवाद का सहारा लेकर के कोई भी संगठन काम करता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और ये देखना बहुत सुखद रहा कि शी ने सुबह ही आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, अतिवाद की भर्त्सना की और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये स्टेटमेंट आया। क्योंकि जैसे कि मंजू जी भी बता रही थी, मैं भी चर्चा कर रही थी कि अभी जून 2025 में जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी उसमें ये देखना बड़ा दुखद था, क्योंकि जस्ट पहलगाम अटैक के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे रक्षा मंत्री वहां पहुंचे थे और कंडेम करना तो छोड़िए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इस पूरे मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं। तो तब पाकिस्तान के बहुत तेवर बदले हुए थे। लेकिन क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए? जियोपॉलिटिकल चेंजेस की तरफ भी नजर डालें रमा जी। जिस तरह से अभी तक चीन की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ गलबहियां बढ़ा रहा है, मुनीर बार बार जाके लंचेस कर रहे हैं ट्रंप के साथ और जिस तरह से ट्रंप को अपने यहाँ बेस बनाने के लिए एक कहीं ना कहीं पूरा वातावरण तैयार कर रहे हैं, वो चीन के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली देखिए अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ता चला आ रहा है और इसी की वजह से हमने आज देखा कि कैसे शी वॉज वेरी कोल्ड जब उनकी तरफ शरीफ बढ़े उनको ग्रीच करने के लिए। तो ये कूटनीतिक चेतावनी तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को चली गई है। और मंजू जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा आज इस चर्चा में, बहुत अच्छे से उन्होंने सारे जो पॉइंट्स बताए, उसके बीच उन्होंने जो नवारों के स्टेटमेंट्स का जिक्र किया है। हम सभी को सावधान रहना होगा क्योंकि अब जब कूटनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं कोई देश या लॉबीज या लोग, तो इस तरह की जो है विभाजनकारी पॉलिसीज या स्टेटमेंट्स देकर या इसके ट्रैप के माध्यम से कोई उथल पुथल हमारे यहाँ हो, इसको लेकर के देखिए अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल मंजू जी की बात को मैं सेकंड करती हूँ। ये किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो आए हैं, जो एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के और एक कास्टिस्ट जो है स्टेटमेंट वहां से नवारों के हवाले से आया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नवारों ने जो कहा
उसी को कंडेम वहां के दूसरे अर्थशास्त्री और ट्रेड एडवाइजर्स कर रहे हैं। जो रिक सांचेज हैं वो कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल और इग्नोरेंट पॉलिसी है ट्रंप की। नवारो जो कुछ भी कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, और उस तरह के लोगों ने ही ट्रंप के कान में बैठकर कोट अनकोट ट्रंप का दिमाग खराब किया, ये सांचेज कह रहे हैं। और ऐसे ही इवान फिगेनबाम है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नवारो जो है वो एक बेलगाम तोप है और उनके स्टेटमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के ऊल जुलूल स्टेटमेंट्स दे करके भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते और खराब कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये डेवलपमेंट है, इसकी तरफ हमको एक अपनी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी और अपना एक फोकस इस तरफ को भी रखना पड़ेगा जी। लेकिन फिलहाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है भारत की जिस तरह से अहमियत, क्योंकि आतंकवाद को भी अगर एससीओ डिक्लेरेशन में शामिल किया जाता है अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से निर्णायक और सशक्त तरीके में आवाज़ उठाई है उसका असर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल दौरे की, जापान और चीन के सफल दौरे की, शंघाई सहयोग सम्मेलन की और उस दौरान आई कुछ बड़ी तस्वीरों की। और उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें हैं, जो कि लगातार तमाम दुनिया में जो हैं वायरल हो रही हैं। चीन के सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हो रही हैं। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेता एक ही कार में साथ साथ चलकर बैठक स्थल पर पहुंचे और ये तस्वीरें भी चीन में इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। चीनी सर्च इंजन बाइडू पर पहले स्थान पर सर्च ट्रेंड में मोदी और पुतिन गले मिले और हाथ में हाथ थामकर बातचीत की। तो ये तस्वीरें जो हैं ट्रेंड कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबू पर भी पहले नंबर पर मोदी ने पुतिन की कार में सवारी की चल रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं। लगातार ये तस्वीरें जो हैं वायरल हो रही हैं और जिस तरह से इस केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इसके बारे में समझना चाहेंगे। मंजू जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, तीन देशों के ट्रॉयका की, महाशक्तियों के, और उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीरें अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब दोनों नेता साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कठिन वक्त का साथी बताया राष्ट्रपति पुतिन को। और हमको आप सब जानते हैं कि रूस के साथ हमारा कैसा रिश्ता रहा है। आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ द टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप्स। इतने सालों में हमें थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, होता रहता है, हर एक रिश्ते में होता रहता है। लेकिन अगर हम देखें पिछले इतने सालों से, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे साथ। और कभी भी थोड़ा उतार चढ़ाव जैसे मैंने कहा आया है, लेकिन ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। और कोशिश की जा रही थी कि इसको अंडरमाइन किया जाए और देशों के द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं एक ये जो फोटो है उनकी, एक तो जो मिले, जो हैंडशेक हुआ, और जो एक ही गाड़ी में इकट्ठा बैठ के गए हैं। आई थिंक एक ये बहुत ही एक स्पेशल एक फोटो है, वायरल, बिल्कुल इसका वैलिड पॉइंट है, वैलिड है कि ये इतनी वायरल हुई है, क्योंकि एक ये स्पेशल एक मैसेज भी जा रहा है कि इंडिया और रशिया अभी भी साथ, और खासकर आई थिंक अगेन यूएस की तरफ जा रहा है ये इशारा, उनको बताने के लिए, उनको बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि हमारी स्पेशल फ्रेंडशिप है, आप कोशिश मत करिए हमको अलग करने की और तोड़ने की। और उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा उन्होंने रूस को तो बिल्कुल ही खत्म करने की उन्होंने ठान ली थी, लेकिन यूक्रेन वॉर के थ्रू और पहले भी सैंक्शंस लगा के, अभी भी और सैंक्शंस लगा के, लेकिन हम देख रहे हैं रूस फिर भी खड़ा है। और अब इंडिया की तरफ भी पीछे पड़े हुए थे, तो अब देख रहे हैं इंडिया भी खड़ा है, इंडिया के भी कुछ वर्चस्व है, और भारत को भी सब लोग थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं।
तो उनको लगा कि हम अलग थलग कर देंगे चीन और रूस को और इंडिया को अपने जो उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो और ये फोटो से एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक संकेत मिलता है कि ये जो हमारी टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है, थर्ड कंट्रीज पे निर्भर नहीं है। हम अपने फ्रेंडशिप्स, अपने फ्रेंड्स को अपने आप चूज करेंगे, किसी के कहने पे छोड़ेंगे नहीं और किसी के आपके कहने से हम बढ़ाएंगे नहीं। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और हमारे हित में है, हम बिल्कुल रखेंगे, दोस्ती रखेंगे इन देशों के साथ। और चीन के साथ भी यही है हमारा, ठीक है, उसमें भी खटास आई है। अगर हम देखें उसमें भी एक हिस्ट्री रही है ऊपर नीचे होने की, वेरी गुड रिलेशनशिप, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, और अभी भी गलवान के बाद कितना डिप हुआ, लेकिन ऑलरेडी फिर से उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी पिछले 1-2 सालों से। और हमने देखा कजान में जो स्पेशल मीटिंग हुई है दोनों लीडर्स की, तो तब डिसाइड किया गया कि अब वापस हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप की हरकतों से ये और स्पीड अप हो गया मेरा मानना है। और ये एससीओ का समिट की जो सक्सेस भी है, और जो एक इतना पूरी दुनिया की जो नज़र एससीओ समिट कितने हुए, कभी इतनी इसको इम्पोर्टेंस दी गई, बट ऐसा जैसे इस बार ही हुआ है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दुनिया में नहीं दी गई। और स्पेशली मेन समिट को तो जो दिया गया, बट स्पेशली जो ये तीनों देश ये जो लीडर्स की जो बातचीत थी, तो और तीनों लीडर्स का भी एक जो फोटो है वो भी बहुत ही एक क्लियर मैसेज भेजता है। RIC बने ना बने, इट डजंट, वी कांट से वो बने, कोई ऐसा स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन बने या न बने इनका, लेकिन इनकी जो कोलैबोरेशन है सॉरी और कोऑपरेशन है वो तय है, दैट इज सर्टेन। एंड इस बदले हुए माहौल में, और हम देख रहे हैं कि आगे चल के दुनिया को भी समझ आ गया, US को भी समझ आ गया कि रूस और भारत का जो रिश्ता है वो इतना फ्रेजाइल नहीं है कि आप उसको कमजोर कर सकते। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव फर्दर रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट, फर्दर ये रीइंफोर्स करता है कि हमारी दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों देशों की। बिल्कुल। अंशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात और उससे पहले के ये जो दृश्य हैं, ये अपने आप में काफ़ी कुछ बताते हैं संबंधों के बारे में। और केवल राष्ट्रपति पुतिन से ही नहीं, शी जिनपिंग के साथ भी प्रधानमंत्री की जो बातचीत रही, और इससे पहले प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ही यूक्रेन से भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। तो ये जो भारत का एक संतुलित रुख है, भारत की जो अहमियत है और भारत की जो सफल कूटनीति है, उसको बयान करता है। बिल्कुल रमा जी, देखिए आज के भारत को देखिए, भारत अपने मुंह से ये नहीं कहता कि वो ग्लोबल साउथ का प्रणेता है। दूसरे देश कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस है। ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे अगर बात करनी होगी तो मैं ट्रंप से क्यों करूंगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। अलास्का मीट के पहले और अलास्का मीट के तुरंत बाद पुतिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बात करते हैं, इतना विश्वास से बात करते हैं, और उसके बाद ऑयल एंड गैस की परचेज पे अतिरिक्त 5% की छूट अनाउंस कर देते हैं। फिर आप देखिए, जब जेलेंस्की की बारी आती है तो अभी जेलेंस्की की तरफ से ये कॉल हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है कि आप एससीओ के समिट में शिरकत कर रहे हैं तो वहां आप पुतिन से बात कीजिएगा। जब आपकी बात होगी तो ये युद्ध को अंत की ओर हम ले जाना चाहते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के। तो एक तरह से अनौपचारिक रूप से मध्यस्थ की भूमिका में तो दोनों ही देश मोदी जी को या भारत को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए, दूसरे जो भी उनकी आंतरिक स्थितियां रही उसके लिए, लोगों का ध्यान इधर डाइवर्ट करने के लिए ट्रंप ने पूरा प्रयास किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध का वो अंत करवाएं। लेकिन पहली बार तो रमा जी, मंजू जी इतनी वरिष्ठ राजनयिक हैं हमारे साथ, वो इस बात को और अच्छे से बता भी सकती हैं, या उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वॉर्स एंड करना इतना इजी नहीं होता है रमा जी, और ऐसे एक दिन में अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है। तो अलास्का मीट के पहले जो उन्होंने पूरा एक ब्रोहाहा क्रिएट किया था कि आज तो बिल्कुल ट्रूस अनाउंस हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं भारत पर और सैंक्शंस लगाऊंगा, मैं रशिया के साथ ये करूंगा वो करूंगा, मैं मीटिंग से उठ के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रूस भी अनाउंस नहीं हुआ। और फिर उन्होंने उसको सक्सेसफुल भी बताया, फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट राउंड की टॉक होगी जो अब मॉस्को में होने वाली है। तो पुतिन की तरफ यदि मैं आऊं रमा जी, तो आज जो घनिष्ठता मोदी जी के साथ दिखाई वो पहले से दिखाते चले आ रहे हैं, वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वी कैन सी। और आज अपनी गाड़ी में बैठ करके ले गए उनको, बैठा करके ले गए उनको अपनी होटल तक जहां उनकी औपचारिक वार्ता थी। तो औपचारिक वार्ता के पहले ये एक
अनौपचारिक वार्ता के लिए रूम क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना अपने आप में बहुत मतलब ये एक सक्षम, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है जो पुतिन ने पूरे विश्व को दिया कि भारत या मोदी जी उनके लिए कहाँ मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो वो कार में जब गए होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वार्तालाप तो वही हो गया होगा। बिल्कुल। मंजू जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे भारत के प्रति दुनिया का ये विश्वास और ये सफल कूटनीति आपको लगता है कि आगामी वैश्विक परिदृश्य में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, और क्या कुछ असर, क्या कुछ फायदा उसका भारत को भी मिलेगा? मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज करूंगी गेम चेंजर, बट हाँ डेफिनेटली भारत का एक सर्टन रुतबा बना है, एक सर्टन स्टैचर बना है सब इस वाली पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, और ये बायलैटरल्स जो हुए उसके बाद एक सर्टन हेफ्ट मिला है इंडिया को। एक और आगे ऑलरेडी काफी हमारा रिगार्ड किया जाता था इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, और दूसरे कंट्रीज हैं यूरोप में और यूएस वगैरह भी, उनका एक सर्टन रिगार्ड था कि इंडिया इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है और एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इमेज बनती जा रही थी इंडिया की। लेकिन इसके बाद आई थिंक एक और एक स्टेप अप हुआ है भारत के स्टैचर में, और आई थिंक ये बिल्कुल एक मैंने कहा गेम चेंजर तो नहीं होगा, बट हाँ एक बहुत की रोल इंडिया प्ले कर पाएगा आगे के पूरे इन्वायरमेंट में, परिवेश में। न्यू जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट इमर्ज हो रहा है, चर्न जो हो रहा है इस वक्त, उसके बाद डेफिनेटली रीबैलेंसिंग थोड़ा बहुत होगा और उसमें भारत की अहम भूमिका रहेगी। बिल्कुल, भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। बहुत शुक्रिया मंजू जी, बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से भारत की भूमिका लगातार निर्णायक होती जा रही है और वो जो नया ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक्सेप्ट भी हो रही है, स्वीकार्यता उसकी लगातार बढ़ती जा रही है, प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।